नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट हैंड हाउस पर। दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन प्रारंभ होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक पिछले 4 साल से लगातार सोने की खरीद कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह अपनी उन संपत्तियों में विविधता लाने को लेकर गंभीर है जिनमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का सोना खरीदना कोई नई परंपरा नहीं है। आरबीआई कई सालों से छोटी मात्रा में सोना खरीदता आया है। राजस्व वर्ष 2022 सोने की खरीद की मात्रा के लिहाज से कुछ अहम हो जाता है। कारण यह है कि इस साल बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार में 65.11 टन सोने का इजाफा किया। एक राजस्व वर्ष में यह सोने की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खरीद है। इससे पहले राजस्व वर्ष 2010 में देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 200 टन सोना खरीदा था। केंद्रीय बैंक द्वारा सोना खरीदने के कुछ खास कारण हैं। एक बात तय है कि सोना खरीदने का उपक्रम अकेला भारत का केंद्रीय बैंक नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया भर के देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कई सालों से लगातार अपने स्वर्ण भंडार भर रहे हैं। IMF के आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। आरबीआई द्वारा सोना खरीदने के कई कारणों में से एक मुख्य कारण यह हो सकता है उन संपत्तियों में विविधता लाना जिनमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही डॉलर से हटकर विदेशी विनिमय संपत्तियों को विविधता देने का चलन बढ़ गया है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगने की आशंकाएं बढ़ती गई। उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो से संबद्ध देशों ने भी तय किया है कि रूसी केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल ही न कर पाए। रूस के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा अंश डॉलर के रूप में संग्रहित है। इसी के मद्देनजर रूस पर लगे प्रतिबंधों का सीधा असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को इस्तेमाल करने की क्षमता कम होने के रूप में सामने आया और रूस अपनी मुद्रा रूबल को गिरने से नहीं बचा सका। इसलिए विविधतापूर्ण संपत्तियों का भंडार रखना केंद्रीय बैंकों के लिए एक विवेकपूर्ण आदत है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में निवेश करते हुए आरबीआई अपने SLR सिद्धांत का भी पालन करता है। यहाँ S का मतलब है सेफ्टी यानी तरलता और L का मतलब है लिक्विडिटी यानी तरलता और R से आशय है रिटर्न यानी प्रतिफल। सही ही है। केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता है संपत्तियों एवं उनकी तरलता की सुरक्षा और सोना इन दोनों ही मापदंडों पर खरा उतरता है। कारण कि सोना सभी प्रकार की वित्तीय संपत्तियों में सर्वाधिक तरल संपत्ति माना जाता है। वर्ष 2008 में आए आर्थिक संकट के बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर दिवालियापन देखा गया। डॉलर के प्रभाव पर सवाल उठने लगे। भले ही डॉलर सीमा पार व्यापार और निवेश में मुख्य मुद्रा रहे, लेकिन वैकल्पिक मुद्रा का विचार कई बार सुझाया जाता रहा है। चीन भी अपनी स्वदेशी मुद्रा के विश्व व्यापार में इस्तेमाल पर समय समय पर जोर देता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी मुद्रा युआन को विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल करवाना रहा है। पिछले 4 सालों से विदेशी मुद्रा भंडार में युआन के अंश में अच्छा खासा इजाफा भी देखा गया है, परंतु अब भी यह डॉलर से काफ़ी कम है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद खास तौर पर एशिया के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का अंश कम करने या यूँ कहें डॉलर पर निर्भरता कम रखने के प्रयास में जुटे हैं। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडारों में अलग अलग देशों की मुद्रा के अंशों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है। जैसा कि ज्ञात है कि आरबीआई एकमात्र ऐसा केंद्रीय बैंक नहीं है जो स्वर्ण भंडार एकत्र कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में ब्राज़ील, थाईलैंड, जापान सहित कई अन्य देशों ने सोना खरीदा है। थाईलैंड ने अपने स्वर्ण भंडार में 90 टन सोना और बढ़ा लिया, जो कि उभरते बाजार में ऊंची खरीद मानी जाएगी। रूस भी पिछले 1 दशक से सोना खरीदने में जुटा है। 2021 में भारत सोना खरीदने वाला
तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश था। इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच की अवधि में सोना खरीदने वाले देशों की सूची में यह चौथे स्थान पर रहा। इस दौरान सोना बेचने वाले देश रहे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कतर, फिलीपींस और पोलैंड। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद के समाचार सुर्खियों में भले ही आ जाएं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि इससे बाजार में इस कीमती धातु के दाम और बढ़ जाएंगे। डॉलर में उछाल स्थायी रहने के बाद हाल ही सोने की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति के चलते सोने की खरीदारी में रुझान बना रहा। चूंकि भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही है, लेकिन बैंक अपने स्वर्ण भंडार बढ़ाना जारी रखेंगे ताकि वित्तीय व आर्थिक स्थिरता सुरक्षित की जा सके। आखिरकार दुनिया भर में सोने को तीसरी बड़ी संरक्षित संपत्ति माना जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में वहां के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेस अधिकारी को हटाने की सिफारिश की है। अदालत का यह आदेश उनकी पुत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। हाईकोर्ट ने मंत्री को हटाने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से सिफारिश की है। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर मंत्री को सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश भी दिया है। आरोप है कि मंत्री पुत्री का नाम मेरिट में नहीं था, फिर भी उसे नौकरी मिल गई। यहां तक कि मंत्री पुत्री ने व्यक्तित्व परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया। भर्ती आयोग के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि मंत्री पुत्री ने पर्सनालिटी टेस्ट में कितने अंक हासिल किए। देश में संभवतः अपनी किस्म का यह पहला मामला होगा जहां हाई कोर्ट ने किसी मंत्री को हटाने की सिफारिश की हो। यह विडंबना ही है कि भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का जो काम सरकार का होना चाहिए, उसमें कोर्ट को आगे आना पड़ा और मंत्री को हटाने तक की बात कहनी पड़ी। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस मामले को नज़रअंदाज किया जा रहा था। बाद में कोर्ट को इस मामले में दखल देकर जांच के लिए सीबीआई को कहना पड़ा। देश में यह एक तरह से धारा चल निकली है कि सरकारें संवेदनशील मामलों में भी राजनीतिक बाध्यता के कारण अपने दायित्वों से पीछे हट जाती है। बाद में संबंधित पक्षकारों के कोर्ट में शरण लेने पर ऐसे मामले में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लोकतंत्र में सभी स्तंभों का अपना महत्व है, लेकिन उसका एक पाया कमजोर दिखता है। जनता का चिंता होना स्वाभाविक है। बाद में जनता को न्यायपालिका से ही उम्मीद दिखती है। युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले में न्यायपालिका की भूमिका सराहनीय ही कही जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मंत्री को हटाने के लिए कोर्ट को सीधे तौर पर कहना पड़ा। यह वाकई पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सोच विचार की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार के समंदर में छोटी से लेकर बड़ी मछलियां तक गोता लगाती दिख रही है। सरकारें राजनीतिक दबाव में कार्रवाई से पीछे हटती नजर आती है। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अन्यथा कोर्ट तो समय समय पर उनको आईना दिखाता ही रहता है। अपनी अपार लोकप्रियता के कारण सत्ता पक्ष का लोकतंत्र को हल्के में लेना और उसके मूल्यों के प्रति हिकारत का भाव रखना किसी देश को कहां पहुंचा सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण है श्रीलंका। मौजूदा हालात में यह जानना समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका आर्थिक बर्बादी की वर्तमान हालत तक कैसे पहुंच गया। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शामिल लिट्टे का सफाया करने के कारण वहां की बहुसंख्यक आबादी के बीच महिंदा राजपक्षे की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उनकी सरकार ने लिट्टे आतंकियों को बड़ी बेरहमी से मारा था। ऐसा करते समय हर तरह के कानूनों और मर्यादाओं को नज़रअंदाज किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि लिट्टे जैसे आतंकी संगठनों का सफाया लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए नहीं किया जा सकता। पर यह भी उतना ही सच है कि चुनी हुई सरकारों को जब मूल्यों मर्यादाओं की अनदेखी करने की आदत पड़ जाती है तो उनका व्यवहार निरंकुश राजा जैसा हो जाता है। फिर उनका सफाया करने के लिए शांतिप्रिय जनता को ही सड़कों पर उतरना पड़ता है। राजपक्षे के मनमाने फैसलों, सत्ता में परिवार की अवांछित भागीदारी व भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ने श्रीलंका को अस्थिर कर भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। पिछले कुछ समय से दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र के प्रति हिकारत का भाव बढ़ा है, क्योंकि सुविधा संपन्न तबका
तेजी से चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहता है और नियमों और सिद्धांतों को इसमें अड़चन के रूप में देखने लगता है। विकास के वर्तमान प्रतिमानों की समीक्षा करें तो कहा जा सकता है कि इसका रास्ता भ्रष्टाचार से होकर ही गुजरता है। हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगते ही विकास की गति भी ठहरने लगती है। तेज विकास का आग्रह अक्सर इस बात की चिंता नहीं करने देता कि इसका लाभ किसे मिलेगा और कौन ठगा जाएगा। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी राजपक्षे सरकार को चीन के हर प्रस्ताव में देश का तेज विकास ही दिखा था, लेकिन अंततः हुआ क्या? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सत्ताधारी दल की लाभ हानि से नहीं, कठोर सांख्यिकीय आंकड़ों से निर्देशित होती है। इनका सम्मान करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। स्टॉप 160 शब्द प्रति मिनट की गति से थी ये डिक्टेशन का आप बार बार अभ्यास कीजिए तथा इसे ट्रांसक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि गलतियाँ कितनी आ रही है और क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं। धन्यवाद।